वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा मेंबर फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इससे पहले का जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने मेंबर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा था। अब जो टॉपिक है वो है मेंबर फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम C++ का एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए हैं। तो देखिए, ये एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करने का ही प्रोग्राम है। दो वेरिएबल्स लिए AR और R, इनको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया। प्राइवेट के आगे कॉलन लगेगा। ये सारे सिंटेक्स में आपको क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं पहले समझा चुकी हूँ। क्लास का नाम है CIR, दो डेटा मेंबर्स हैं, R फॉर रेडियस, AR फॉर एरिया। इनको हमने प्राइवेट डिक्लेयर करना है। जो इसके लिए हम इसके इनपुट करेंगे आर की रेडियस की वैल्यू जो इनपुट करेंगे उसके लिए हमने फंक्शन लिया है INP1। और एरिया कैलकुलेट के होने के बाद में जो उसको डिस्प्ले करेगा उसके लिए हमने मेंबर फंक्शन लिया है DISP। इन दोनों मेंबर फंक्शंस को हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट में डिक्लेयर करते हैं और मेंबर फंक्शंस को पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मेंबर फंक्शंस को मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, इसलिए इन्हें पब्लिक रखा जाता है। और डेटा मेंबर्स को हम मेन प्रोग्राम में यूज नहीं करते हैं, इसको हम इन मेंबर फंक्शंस के अंदर यूज करेंगे। इसलिए नॉर्मली अभी आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, सीख रहे हैं, तो आप ये प्रैक्टिस रखिए कि इस डेटा मेंबर्स को आप प्राइवेट डिक्लेयर करें, मेंबर फंक्शंस को आप पब्लिक डिक्लेयर करें। फिर आपका आता है वॉइड CIR, क्योंकि मेंबर फंक्शन को मैंने आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है, इसलिए हम इसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। INP1। अब चूंकि इसका जो आर्ग्यूमेंट है फ्लोट टाइप है, तो फ्लोट RD जो अपन ने विद आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा था उसमें ये वैल्यू नहीं थी, खाली फ्लोट RD था। अब मैंने क्या लिखा है, फ्लोट RD = 3.5, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। ठीक है, तो यही बस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में आपको लर्न करना है कि ये कैसे वर्क करेगी। फिर हमने जो भी वैल्यू दी है RD की, दैट विल बी असाइन टू द वेरिएबल R, रेडियस को असाइन हो जाएगी। इसी तरह से डिस्प्ले जो फंक्शन है उसके अंदर AR = 3.14 R*R, Cout रेडियस = R, Cout एरिया ऑफ सर्कल = AR। अब हम मेन प्रोग्राम में आते हैं। C1 C2 दो ऑब्जेक्ट बनाए क्लास CIR के। सबसे पहले हम C1 ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। C1.INP1 2.5, एक पैरामीटर जा रहा है 2.5। जब ये पैरामीटर हम यहाँ से पास कर रहे हैं, वैल्यू जब हम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो 2.5 जो होगा वो R में स्टोर होगा। मतलब C1 ऑब्जेक्ट के लिए R की वैल्यू 2.5 होगी, क्योंकि हम 2.5 वैल्यू को मेन प्रोग्राम से फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं। ओके। सेकेंड, जब हम C2.INP1 करते हैं, देखो C2 जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें मैंने अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यही चीज़ है, जब हम कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी है दैट वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर द C2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो C1 जब डिस्प्ले करवाएंगे तो ये R की वैल्यू 2.5 से लेके AR को कैलकुलेट करेगा। जब हम C2 डिस्प्ले कराएंगे, C2 के लिए C2 से जब हम DISP फंक्शन को कॉल करेंगे और इस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, तो R की वैल्यू ये लेगा 3.5, क्योंकि हमने मेन प्रोग्राम से कोई वैल्यू पास नहीं की है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है दैट विल बी टेकन स्टोर इनटू इन R एंड इवेल्युएट अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक प्रोग्राम हम और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर। इसमें हमने वही दो संख्याओं को जोड़ने का, सम करने का प्रोग्राम लिखा है। तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, C1 C2 C3। क्लास का नाम है आपका एट, दो वेरिएबल लिए A, B। INP1 है, दो इंटीजर टाइप की वैल्यू है और डिस्प्ले है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, INP1 इंटीजर x = 30, y = 90। मीन्स जब मेन प्रोग्राम से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी इनकी, तो तब ये x 30 या y 90 यूज करेगा। लेकिन यदि कोई मेन प्रोग्राम से वैल्यू आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली वो इस वैल्यू को नहीं यूज करके मेन प्रोग्राम की वैल्यू को यूज करेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। जो हमने विद आर्ग्यूमेंट्स प्रोग्राम पढ़ा था उसमें हमने इंटीजर x, इंटीजर y लिखा था। अब हम जब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लिख रहे हैं इंटीजर x = कोई भी वैल्यू दे दीजिए, 30, 40, 50 वट एवर।
और y इक्वल टू 90, इस तरह से हमने वैल्यू दी। तो x की वैल्यू a में असाइन होगी, a में जाएगी, y की वैल्यू b में असाइन होगी, b में जाएगी। अब जिस भी ऑब्जेक्ट से ये कॉल होगा, जैसे C1 से कॉल होगा तो C1 के ए बी भरेगा, C2 से कॉल होगा तो C2 के लिए ए बी को होल्ड करेगा, C3 से कॉल होगा तो C3 के लिए ए बी की वैल्यू स्टोर होगी। अब हम देखते हैं कि कैसे कॉल हो रहा है। डिस्प्ले में हमने कुछ नहीं किया, ए और बी को प्रिंट करवाया है और सम को प्रिंट करवाया है। तो सबसे पहले हम C1 की बात करते हैं। C1 डॉट INP1 11,22। अब यहाँ से क्या है, मेन प्रोग्राम से वैल्यू जा रही है, तो x 30 y 90 नहीं लेगा। 11 जो होगा x में स्टोर होगा, 22 जो होगा y में स्टोर होगा, और क्रॉसपॉन्डिंगली C1 का जो ऑब्जेक्ट होंगे और a और b वो कौन सी वैल्यू होल्ड करेंगे, 11 एंड 22। जब हम C2 की बात करते हैं, C2 डॉट INP1 50, देखिए यहाँ पे मैंने a की वैल्यू पास की है। अब a की वैल्यू पास की है तो ये फर्स्ट वैल्यू हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की मानी जाएगी, x की मानी जाएगी, y की नहीं मानी जाएगी, हमेशा इधर से चलेगा। तो इसमें क्या होगा, a में तो स्टोर होगा 50 क्योंकि 50 यहाँ से आ रहा है, लेकिन b, अब b की तो कोई वैल्यू मेन प्रोग्राम से नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही है तो b की वैल्यू क्या स्टोर होगी, 90 स्टोर होगी। ठीक है, तो C2 के लिए a और b की वैल्यू क्या रहेगी, a की वैल्यू 50, b की 90। अब हम C3 की बात करते हैं। C3 में हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, यहाँ से कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, तो C3 का जो ऑब्जेक्ट है उसके जो डेटा मेंबर होंगे a और b वो होल्ड करेंगे a की वैल्यू 30 क्योंकि कोई भी वैल्यू मेन प्रोग्राम से नहीं आ रही है तो ये वाली x की वैल्यू को यूज करेंगे, और y की वैल्यू 90 को होल्ड करेगा b C3 के लिए। तो अब जब हम इनको डिस्प्ले कराएंगे, C1 को डिस्प्ले कराएंगे तो a और b क्या यूज करेगा, 11 और 22, और 11 प्लस 22 आंसर आएगा। जब हम C2 डॉट डिस्प्ले करवाएंगे तो C2 के लिए क्या आएगा, a की वैल्यू 50, y की 90, और 50 प्लस 90 होगा। जब हम C3 डॉट डिस्प्ले कराएंगे तो क्या होगा, C3 डॉट डिस्प्ले में हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी थी तो ये वाली यूज करेगा 30 और 90, और सम क्या होगा, 30 प्लस 90 होगा। तो दिस इज ए डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब हम थोड़ा इसका थ्योरी पोर्शन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। C++ allows to call a function without specifying all its arguments. The function assigns a default value to the argument which does not have a matching argument in the function call. जब हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, जब फंक्शन कॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपने स्पेसिफाई किया आर्ग्यूमेंट के साथ में, दैट विल बी असाइन टू द डेटा मेंबर्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। ये प्रोटोटाइप में नहीं है, देखो आपने देखा होगा कि मैंने प्रोटोटाइप में खाली INT लिखा था। प्रोटोटाइप में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज नहीं देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कब देते हैं, जब हम उस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब जब हम उसको डिफाइन करते हैं प्रॉपरली कि क्या वैल्यूज होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट है ओनली द ट्रेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली द ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब है पीछे के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वहाँ से आपको देनी वैल्यू स्टार्ट करनी है। आप आगे की, मतलब जैसे आपने दो वेरिएबल लिए, इंटीजर x और इंटीजर y, तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, तो यदि आप इंटीजर x इक्वल टू 50 लिखते हैं और y में नहीं देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा पहले पीछे को, ट्रेलिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो पीछे के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको वैल्यूज देते हुए आगे बढ़ना है। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको और समझेंगे, इस पॉइंट को, इसको देख लें। ओनली द ट्रेलिंग आर्ग्यूमेंट्स कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, सो वी मस्ट ऐड वैल्यूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा। वी कांट असाइन ए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इन द मिडिल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और स्टार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इस पॉइंट को हम और थोड़ा क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। फिर है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आर यूज्ड व्हेन आर्ग्यूमेंट्स मोस्टली हैव द सेम वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप पाई है, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहेगी, तो हम पाई के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ऐसी वैल्यू नॉर्मली ऐसी जगह यूज होता है जहाँ पे ए की वैल्यू को बार बार यूज करना हो, तब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को यूज करते हैं। तो इस जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको वैलिड इनवैलिड मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से होंगे। देखिए, ये हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दी। MUL एक फंक्शन का नाम है, इंटीजर i कॉमा इंटीजर j इज इक्वल टू 5 कॉमा इंटीजर k इज इक्वल टू 10। तो आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर i को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, j को दी है, k को दी है। तो यही पॉइंट है कि राइट टू लेफ्ट, मतलब ट्रेलिंग आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज देना शुरू करना है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं दे सकती कि इंटीजर i इज इक्वल टू 5, j इज इक्वल टू 5 और k को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा इधर से देना शुरू करना है, ठीक है। चाहे आप तीनों को दें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, चाहे आप i j k तीनों को दें, चाहे आप j और k को दें,
चाहे तो आप केवल के को दें, ठीक है। तो इस तरह से दे सकते हैं, या तो आई जे के तीनों को, तब तो कोई लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता जब तीनों को दे दी। लेकिन जब किसी दो को देना चाहते हैं तो सिर्फ आप जे और के को ही दे सकते हैं, लेकिन यदि केवल एक को देना चाहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, तो केवल के को ही दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वैलिड, तो ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है। नेक्स्ट है इंटीजर MUL, इंटीजर I इक्वल टू 5, इंटीजर J, ये इनवैलिड है। आपको समझ में आ गया? इधर हम स्टार्ट में या मिडिल में हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते पैरामीटर के अंदर, तो दिस इज इनवैलिड। ओके, ये है इंटीजर MUL, इंटीजर I इक्वल टू 1, इंटीजर J, इंटीजर K इक्वल टू 8। तो ये क्या हुआ? ये भी इनवैलिड हुआ, क्योंकि हमने एक फर्स्ट को दे दी, एक लास्ट को दे दी, लेकिन मिडिल को छोड़ दिया। ये गलत है, हमेशा ट्रेलिंग से स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है आपका। फर्स्ट आप के और जे को दे सकते हैं, आई को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप के और आई को दे के जे को नहीं छोड़ सकते। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, के की वैल्यू देनी है, फिर यदि आप देना चाहते हो तो जे में दें, लेकिन डायरेक्ट आई को नहीं दे सकते। तो दिस इज इनवैलिड। सेकेंड भी इनवैलिड है आपका, थर्ड भी इनवैलिड है। नेक्स्ट है इंटीजर I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, K इक्वल टू 5, ये वैलिड है, क्योंकि यदि तीनों को दे रहे हैं तो तब तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का कोई प्रश्न ही नहीं है। तीन यदि आपने आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं और तीनों को आप डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहे हैं, तो ये वैलिड है, दिस इज वैलिड। इंटीजर INP1, इंटीजर A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 7, ये रॉन्ग है। जब आप इस तरह से देते हैं तो आपको वापस से B का जो है डेटा टाइप देना जरूरी है। INT चाहे वो INT हो, लेकिन आपको INT लिखना पड़ेगा। तो दिस इज इनवैलिड इन अदर सेंस। वैल्यूज ने असाइन की वो ठीक है, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 7, लेकिन ये सिंटेक्स गलत है आपका, INT आएगा। नेक्स्ट है INP1, इंटीजर X, इंटीजर Y इक्वल टू 10, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि X और Y दो वेरिएबल आप पैरामीटर में यूज कर रहे हैं, तो आप Y इक्वल टू 10 यदि दे रहे हैं और X में नहीं दे रहे हैं, तो ये सही है। हमेशा ट्रेलिंग, मतलब फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। यदि आप तीनों में नहीं दे रहे हैं तो लास्ट के दो में दे सकते हैं या लास्ट के एक में दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे के में आई में दे दें, जे को छोड़ दें, ये इनवैलिड है। जे में दे दें, आई में दे दिया, जे को छोड़ दिया, ये इनवैलिड है। इसमें आपने तीनों को दिया, ये वैलिड है। ये अलग तरह से इनवैलिड है आपका, इंटीजर डिफाइन नहीं किया, ये आपका वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैलिड और इनवैलिड फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हमें थोड़ा सा समझना है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हम किस तरह से असाइन करेंगे किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर। फिर से एक प्रोग्राम मैंने और लिया है। ये सब लास्ट की जो क्लास में आपने मेंबर फंक्शंस यूज किए थे विद आर्ग्यूमेंट्स, वही प्रोग्राम्स हैं, लेकिन मैंने सेम प्रोग्राम्स को अब विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लिखा है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दी है, INT X, INT Y इक्वल टू 7, INT Z इक्वल टू 8। तो हमने अभी समझा कि हम Y में और Z में दे रहे हैं, X में नहीं दे रहे हैं, तो ये वैलिड है। ऐसा नहीं कर सकते थे कि मैं X में वैल्यू दे दूँ, Y को छोड़ दूँ और Z में दे दूँ, वो गलत हो जाएगा। हमेशा ट्रेलिंग आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वहाँ से वैल्यू देना शुरू करना है। तो अब जब से मैंने ये तीन वैल्यूज दी हैं और ये मैंने फंक्शन लिखा, अब मैंने ये आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट बनाए M1, M2, M3। क्लास का नाम क्या है? MUL। क्लास का नाम है आपका MUL। M1 ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। M1 से जब आप कॉल करेंगे 10, 20, 30, तो तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे ABC। तो जब आप M1 से कॉल करेंगे तो ABC में स्टोर होगा 10, 20, 30। तब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज यूज नहीं होंगी। मैं समझती हूँ अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जब हम 5, 4 की बात करते हैं तो 5 X के लिए यूज होगा, मतलब A के लिए यूज होगा, 4 आपका Y के लिए यूज होगा, लेकिन Z यहाँ पे मिसिंग है, तीसरा मिसिंग है। तीसरा जो मिसिंग है वो यहाँ से ले लेगा। तो मीन्स A में स्टोर होगा आपका 5 M2 वेरिएबल के लिए, M2 ऑब्जेक्ट के लिए। A में स्टोर होगा 5, B में स्टोर होगा 4 और C में स्टोर होगा 8। C में 8 क्यों होगा आपको समझ में आ रहा है? C में 8 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड मिसिंग है, तो मिसिंग है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। अब जैसे M3 ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, M3 ऑब्जेक्ट में एक ही आर्ग्यूमेंट, एक ही वैल्यू पास की है, दैट इज 5। तो 5 तो स्टोर हो जाएगा A में। अब बाकी के दो मिसिंग है, तो 7 और 8 किस में स्टोर होंगे? 7 स्टोर होगा B में, 8 स्टोर होगा C में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जब हम PRN फंक्शन को कॉल करेंगे तो M1 से कॉल करेंगे तो 10, 20, 30, 10 इंटू 20 इंटू 30 मल्टीप्लाई होगा। जब हम M2 से कॉल करेंगे तो 5, 4 और 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब हम M3 से कॉल करेंगे तो 5
7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं। देखो M1 से कॉल किया 10, 20, 30, M2 से कॉल किया 5, 4 और 8। जब हमने M3 से कॉल किया, M3 में अपने ने 5 पास किया था, केवल 5 पास किया था और B और C की वैल्यू पास नहीं की थी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या थी 7 और 8। तो 5, 7 और 8 से लेके प्रोडक्ट निकाल दिया। ओके, और प्रोग्राम है, ये है आपका पाई आर स्क्वायर वाला, सेम एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। इसमें भी वही किया है, एक वैल्यू लिए r, यदि हम वैल्यू दे रहे हैं तो 2.5 से कैलकुलेट होगा। C2 ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू r से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे जब हमने वैल्यू दी C1 ऑब्जेक्ट में 2.5 से आंसर आ गया एरिया ऑफ सर्किल। जब हमने C2 के अंदर वैल्यू नहीं पास की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू r को ले लिया और यहाँ पे वैल्यू दे दी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आप यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं, इजिकल टू 4 नहीं दे रहे हैं, तो कभी भी आप इस तरह से कॉल नहीं कर सकते हैं, तब आपको यहाँ वैल्यू देनी ही पड़ेगी। लेकिन यदि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं तब हम यहाँ पे बिना वैल्यूज के भी इसको कॉल कर सकते हैं। उस केस में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को यूज कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि कैसे हम मेंबर फंक्शन में विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं। थैंक यू।